नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ईरान के हमले के बाद अब इजरायली डिफेंस फोर्स का बयान आया है। इसमें विस्तार से बताया गया कि कल जो हमला किया गया था ईरान की ओर से, ये किस तरह का था। इसमें बताया गया कि इसराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान कुछ खास नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहा है, ये इसराइल की ओर से दावा किया गया है। उसने ये भी बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले को नाकाम करने में मदद की। हमले के बाद से नेतन्याहू और सैन्य कमांडरों की लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठक में जो भी फैसला होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। यह भी कहा गया कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा, ये तय है। हिजबुल्ला और हूती पर हमले जारी रखे जाएंगे। आपको बता दें कि कल देर रात ईरान की ओर से इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें बरसाने के बाद पश्चिमी एशिया में लड़ाई की आशंका बढ़ गई है। इजराइल ने इसका बदला लेने की कसम खाई है। वहीं ईरान ने चेताया है कि अगर बदला लिया तो और भी बड़ा हमला किया जाएगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हो गया तो कौन भारी पड़ेगा? ईरान और इजराइल में से किसकी सेना ज़्यादा ताकतवर है? कौन से हथियार हैं? आइए देखते हैं कि क्या है इन दोनों देशों की सैन्य ताकत। जिसका डर था वही हुआ। युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अब आगे क्या? युद्ध किस ओर जाएगा, ये पता करने के लिए जानना जरूरी है कि कौन कितना ताकतवर है, इजराइल में कितना दम है और ईरान कितना शक्तिमान है। इजराइल का सैन्य बजट 19.2 अरब डॉलर का है, जबकि ईरान सैन्य बजट पर सिर्फ 7.4 अरब डॉलर खर्च करता है। सैन्य शक्ति की रैंकिंग में सैनिकों की संख्या के मामले में दोनों देश करीब करीब बराबर हैं। इजराइल के पास जहां 6,34,000 सैनिक हैं, वहीं ईरान में ये आंकड़ा 6,10,000 तक है। इसी तरह इजराइल अपने पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक रखता है, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। बावजूद इसके कौन कितना दमखम दिखाता है, इस पर भी निर्भर करेगा कि हथियार, गोला बारूद के मामले में आगे कौन है। मिसाल के तौर पर इजराइल के पास 400 टैंक हैं, जबकि ईरान के पास इसका करीब 4 गुना यानी 1,513 टैंक। तोप के मामले में भी इजराइल काफी पीछे है। इजराइल के पास सिर्फ 503 तोपें हैं, जबकि ईरान में यह आंकड़ा 6,798 तक है। इसी तरह इजराइल के पास 46 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास 50। इजराइल के पास 64 से ज्यादा मिसाइल यूनिट हैं, जबकि ईरान इस मामले में बहुत आगे है। उसके पास 410 मिसाइल यूनिट हैं। लड़ाकू विमान की बात करें तो इजराइल के पास इनकी संख्या 612 है, जबकि ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान है। ईरान और इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता है, इनके बीच में गैप है और इसका मतलब ग्राउंड अटैक नहीं कर सकता एक दूसरे देश पे। अगर मैं ये तुलना करूं ईरान वर्सेस इजराइल, तो ईरान काफी कमजोर पड़ेगा इजराइल के सामने, क्योंकि इजराइल की खुद के भी हथियार बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है और उसको अमेरिका के लेटेस्ट वेपन मिले हुए हैं और बाकी यूरोपियन देश के। जबकि जो ईरान है उसके पास ना ईरान न्यूक्लियर स्टेट है और ना ही उसके जो हथियार हैं वो बहुत ज्यादा मॉडर्न हैं। देखा जाए तो नौसेना के मोर्चे पर इजराइल ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। पनडुब्बी के मामले में इजराइल ईरान से आगे है। इजराइल के पास 5 पनडुब्बी हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 1। और सबसे खास बात, परमाणु हथियार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के आंकड़े 90 से ज्यादा पहुंच जाते हैं, लेकिन ईरान के पास कितने परमाणु हथियार हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो हमने देखा इजराइल और ईरान की ताकत आमने सामने आने पर किस तरह से सैन्य ताकत का समीकरण बैठता है। लेकिन सवाल ये भी कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इजराइल क्या करेगा, और क्या इजराइल को बड़ा हमला करने से रोकने के लिए, या कहें कि इस पूरे जो मामला बड़ा है, युद्ध के हालात बन गए हैं, इसको ठंडा करने के लिए क्या कुछ कूटनीतिक पहल भी की जा रही है, या कुछ कूटनीतिक पहल कामयाब हो पाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मीरा शंकर हैं, पूर्व राजदूत, साथ ही राजीव नयन हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मीरा जी, आपसे शुरुआत करूंगा। क्या आपको लगता है अभी भी कोई कूटनीति के लिए जगह बची है, क्योंकि कूटनीति ही कहा जाता है कि हर समस्या का समाधान होती है? देखिए, बहुत खतरनाक स्थिति है। तो कूटनीति की पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो। जगह तो उसकी बनाई रखनी चाहिए, नहीं तो विश्व पे काफी बुरा असर पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग कोशिश में थे कि किसी तरीके से ये युद्ध जो चल रहा है सीमित रहे। और पिछली बार जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया था मिसाइल्स के साथ, तो उन्होंने बाकायदा उसकी सूचना दी थी पहले यूएस और इजराइल के दोस्तों को। तो जितने मिसाइल्स थे वो इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, और फिर इजराइल ने भी मतलब कुछ सीमित जवाब दिया था। तो दोनों देशों ने अपनी नाक रख ली और नाक बचा ली, और फिर आगे युद्ध को नहीं बढ़ने दिया। पर अब जो है, इजराइल और लेबनान हम हिजबुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाई ले रहा है, और जो इन्होंने इस्माइल हानिया जो हमास के नेता थे, उन्होंने ईरान में उसकी कत्ल करी। तो ईरान कह रहा है कि ये उसका जवाब है, क्योंकि हमारे भी पास ये राइट है कि हम अपनी सुरक्षा करें जी। और हमने सोच समझ के ये जवाब दिया है। काफी समय बीतने के बाद गर्मा गर्मी में ये जवाब नहीं दिया है, और अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला और करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दूसरी तरफ इजराइल में जो है उनकी जो मंत्रिमंडल है वो मिल रही है, और बातचीत जारी है कि क्या जवाब देगा इजराइल, और देगा भी। ये भी कह रहा है कि जवाब तो जरूर देंगे। और दूसरी तरफ यूएस और यूके ने भी कहा है कि हमने इजराइल की मदद करी थी इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में, और आगे भी इजराइल की मदद करने के लिए तैयार हैं कि अगर ईरान और मिसाइल्स इजराइल पे चलाता है तो उसमें हम उनकी मदद करेंगे इंटरसेप्ट करने के लिए। तो कूटनीति की पूरी जगह बनाई रखनी चाहिए। उसके अलावा फिर बड़ा युद्ध छिड़ने की संभावना रहती है, पूरे विश्व पे असर पड़ेगा। ठीक है, राजीव जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। आपके हिसाब से इजराइल के सामने क्या विकल्प है, किस तरह का हमला कर सकता है इजराइल, और साथ ही उसका गोल क्या होगा? क्योंकि ये बात तो छुपी नहीं है कि अमेरिका चाहता है कि जो ईरान है वहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हो, रेजिम चेंज हो। इजराइल का अपना इंटरेस्ट इसमें क्या रहेगा? अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किस तरह का वो ऑपरेशन कर सकता है? देखिए, इजराइल एक बहुत ही विकट परिस्थिति से जूझ रहा है। उसके अंदर अपनी जो राजनीतिक, जो आंतरिक राजनीति है, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, वहाँ भी उस पर दबाव एक तरफ से डाला जा रहा है कि आप कुछ कड़ी कार्रवाई करें, जिससे कि उनका जो हिजबुल्लाह हो या बाकी हो, उन पर असर पड़े, उनके वॉर मशीनरी पर असर पड़े। साथ साथ जो ईरान, जो वो मानते हैं कि इन सारे आतंकवादी समूहों का जनक है, और जो उनका एक तरह से प्रश्रय देता है, उन्हें हर तरह से हथियार की आपूर्ति करता है या उन्हें ट्रेनिंग देता है, उन्हें हर तरह से डिप्लोमेटिक कूटनीतिक समर्थन करता है, उस पर भी कार्रवाई हो। तो ये सारी बातें अब है कि कल ईरान ने हमला किया, करीब माना जाता है करीब करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स और करीब 30 क्रूज मिसाइल्स, 180 ड्रोन्स के माध्यम से। तो उसके बाद लगा कि अब बात थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, भयावह हो जाएगी,
और एस्केलेशन जो है स्ट्रेटजिक स्टडीज का टर्म है वो कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कल हो रहा था। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमारे साथ तो बहुत ही जानी मानी कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट साथ में है, वीरा शंकर जी। लेकिन अगर लगा कल की कल बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ सफल हुई, क्योंकि क्यों सफल हुई इसका मैं कहता हूं कि 2-3 घंटे अटैक करने के पश्चात ही जो पूरा पाबंदी आसमान में लगा दी गई थी, और साथ साथ एयरपोर्ट भी उनका बंद कर दिया गया था, बाकी जॉर्डन से लेके हर एक जगह था, खुल गया। और जब खुल गया, जब आप एक समय सारे लोग बात कर रहे हैं कि इजराइल उस पर हमला करेगा, जवाबी हमला करेगा, अपनी इज्जत की बात है, वहां से भी बयान आ रहे थे 24 घंटे के अंदर देंगे, हम अपना समय चुन कर देंगे। तरह तरह की जो बयानबाजी जो होती है राजनीतिक कहिए या इसे अपने लोगों को बूस्टअप करने की आ रही थी, जी। तो ऐसे में नहीं आई। तो ये कहीं ना कहीं से विश्व को भी यह समझ में आ रही है बात कि ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, विशेष करके अमेरिका से, जो उसकी अपनी एक आंतरिक समझ है, जो उनकी नीति है, खास करके अफगानिस्तान से निकलने के पश्चात वहां जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की जो उनकी जटिलताएं हैं, खास करके डेमोक्रेट्स के साथ जो हो रही है, इसके अलावा भी आर्थिक संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है एक तरह से, और अमेरिका भी अपना आर्थिक प्रगति के जी। पथ पर लगता है कि आगे बढ़ता जा रहा है, तो वह भी नहीं चाहेगा। प्लस इस्लामिक कंसोलिडेशन जिसको हो कहते हैं, भले अभी लग रहा है शिया सुन्नी की लड़ाई, कल को अगर इस्लामिक कंसोलिडेशन हो गया तो कुछ हो सकता है। यूरोपियन तो आगे से ये स्केप्टिकल रहते हैं इजराइल की तरफ उनके वहां जो आक्रामक रवैये से। तो ये सारी बातें लगता है कहीं ना कहीं इजराइल पर कुछ दबाव डाली है। सीज फायर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एस्केलेट भी नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इजराइल की ओर से कहा गया कि वो हमला का जो हुआ है इसका जवाब ज़रूर देगा। मीरा जी, आपके पास आना चाहूँगा, संक्षेप में आपका जवाब चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि अमेरिका में खुद भी अब कुछ महीने में ही चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, किस हद तक वो इजराइल की मदद करेंगे? वो पूरी मदद करेंगे डिफेंस में, सुरक्षा में, और उन्होंने कहा भी है कि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में और इजराइल की सुरक्षा में हम पूरी मदद करेंगे। आक्रमण में शायद वो इजराइल पे दबाव डालेगा कि अभी मामला और आगे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी चल रहा है, और एक तरीके से इसका प्रभाव इलेक्शन में भी पड़ सकता है। दूसरा, सब लोगों का अटेंशन भी अभी कैंपेन में है अमेरिका में। वो नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा मामला खड़ा हो जाए जो बहुत ही नाजुक हो इलेक्शन के दौरान। जी। और तीसरा ये कि वो जानते भी हैं कि ईरान में, चाहे इजराइल ईरान से ज़्यादा मजबूत हो मिलिट्री तौर पे, फिर भी ईरान ने जब इराक से युद्ध लड़ा था और पूरे पश्चिमी देशों ने इराक की सहायता करी थी, फिर भी उन्होंने दिखाया था कि सहन शक्ति, उनका जो पॉपुलेशन है, उनके जो लोग हैं, उनमें सहन शक्ति भी बहुत है, और वो युद्ध कई सालों तक चला था, एक दलदल सा बन गया था। तो ये इजराइल के साथ भी हो सकता है कि एक तरीके से अगर युद्ध फैला तो दलदल में फंस सकते हैं, और अमेरिका को भी युद्ध में खींचा जा सकता है, जो वो नहीं चाहेंगे इस समय। शुक्रिया आपका मीरा जी इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव उन्नयन जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। इजराइल के पास आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग जैसे कई डिफेंस सिस्टम हैं जो कई वर्षों से उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। ये डिफेंस सिस्टम पलक झपकते ही आने वाली मिसाइलों को ख़त्म कर देते हैं। कैसा है डिफेंस सिस्टम, जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा के पास। तो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है आयरन डोम, क्योंकि ये तकनीक जो है वो शानदार है। कैसे ये रक्षा करता है इजराइल की, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। ये पूरा सिस्टम क्या है। सबसे पहला, इसमें जो 3 आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स जो तीनों हैं, ये
एक के बाद एक ये एक साथ बनाते हैं आयरन डोम का सिस्टम। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये जो डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार है, ये ट्रैक करता है जैसे ही कहीं से मिसाइल चलता है इजराइल की तरफ, ये ट्रैक करता है, ये ट्रैक करता है कैसे आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद ट्रैकिंग के बाद जो ये हरी वाली जो मशीन है ये असल में कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर ये आपको बताता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या ये इस इलाके में गिरेगा या उस इलाके में गिरेगा, ये कैलकुलेट करता है। अगर ऐसे इलाके में मिसाइल गिरने वाले हैं जहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं रहते हैं, तो उसको ये जो दूसरे मशीन तक जो भेजता है सिग्नल, वो नहीं भेजता है, सिर्फ उन्हीं के लिए भेजता है जो किसी पॉपुलेटेड इलाके में जहां लोग रह रहे हैं वहां पर अगर मिसाइल गिरने वाला होता है। तो जब ये सिग्नल भेजता है कंट्रोल सेंटर, तब आता है उसके बाद मिसाइल फायरिंग जो यूनिट है, ये जो यूनिट है ये फायर करती है। यहाँ पर से मिसाइल फायर होता है, यहाँ से इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल फायर होता है और ये हवा में ही खात्मा कर देता है जो भी इसके तरफ मिसाइल या रॉकेट आ रहे होते हैं। और ये इसका असल में इतना नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो सक्सेस रेट है वो कम से कम 97-98% है। और इसके लिए ये साफ कहा जाता है कि कई बार जब छूटता है तो असल में उसको छोड़ा जाता है मिसाइल को, क्योंकि वो खाली इलाके में गिरेगा। इसका जो रेंज है जहाँ से ये डिटेक्ट होता है वो करीब 4 से 70 किलोमीटर दूरी से अगर कोई भी मिसाइल या रॉकेट चला है तो उसको ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्शन के लिए जो ट्रैकिंग रडार है वो डिटेक्ट करेगा। और ये इसलिए बनाया गया, इसका आइडिया जो है वो 2004 में आया, जब 2006 में 4000 मिसाइल जो हैं दागी गई इज़राइल के तरफ लेबनान से। इसमें 44 इजरायली जो हैं वो मारे गए थे। उसके बाद आयरन डोम पर काम शुरू हुआ, उसके बाद ये जो पूरा सिस्टम है ये सिस्टम बना। और इसके लिए पहले इजराइल ने पैसे दिए, काफ़ी महंगा है ये, क्योंकि एक बैटरी इसकी कम से कम $50 मिलियन की होती है। तो पहले ये इजराइल ने पैसे दिए, उसके बाद अमेरिका जो है वो लगातार मदद कर रहा है। तो अब 2011 में इसे बीरशेबा इलाके में लगाया गया और 2014 तक इन्होंने कम से कम 1200 रॉकेट नाकाम किए थे। और 14 से अब सोचिए कि अब 2024 में कितना अहम काम ये किया है। 3 जो लेयर्स हैं, 3 जो जाने हुए 3 से 4 लेयर्स हैं इजराइल की, पूरे इजराइल की सिक्योरिटी की, वो उनमें से ये सबसे अहम है, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है लेकिन बेहद शानदार काम करता है। और इसीलिए इसके कारण इसका बेहद नाम है। तकनीक इतनी नई है कि कई देश चाहते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो उनको मिले, ताकि वो अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकें, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये सिस्टम अभी इजराइल का ये इनोवेशन है, ज़बरदस्त इनोवेशन है। और इसके कारण जब उसके ऊपर चलती हैं मिसाइलें, रॉकेट, चाहे वो हमास चलाता हो या फिर लेबनान से मिसाइल चलती हो या फिर ईरान जो पूरा एक थोक भाव में रॉकेट फायर करता है, तो पहले डिटेक्शन और ट्रैकिंग सेंटर जो है वो उसको डिटेक्ट करता है। कंट्रोल सेंटर जो है यहाँ पर ये इसको बताता है कि कौन कहाँ पर जा रहा है, मिसाइल उधर से जो आया है। और जो फायरिंग यूनिट है जो वो अब फायरिंग करती है। और आसमान में दूर से देखने पर भले ही आतिशबाजी लगती हो, लेकिन जानलेवा होती हैं मिसाइलें, रॉकेट नुकसान पहुंचाती हैं और ये जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है उनको नष्ट करता है। कादमनी, बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपने दी है, क्योंकि सबकी उत्सुकता इसी बात को लेकर थी कि जो आयरन डोम है ये किस तरह से काम करता है। कल जो तस्वीर आई भी थी, सबने देखा भी था कि किस तरह से जो मिसाइलें आ रही है। आवाज़ हम तक नहीं जी कादमनी, बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपने दी है। और मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि ये जो आयरन डोम है, क्या ये केवल ड्रोन्स पर और जो छोटी मिसाइल्स होती है उन्हीं पर काम करता है? जो बैलिस्टिक मिसाइल कल इजराइल की ओर से इजराइल पर आई थी, क्या उन पर भी ये कारगर है? जी, हर प्रकार से ये कारगर माना जाता है, क्योंकि ये इसका जो कारगर का जो डेफिनेशन है इस पूरे सिस्टम का, ये असल में डिस्टेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक सिस्टम है इजराइल के पास, बल्कि उसके पास एरोज 2 और 3 हैं, उसके पास डेविड स्लिंग है। तो ये अलग अलग सिस्टम्स जो हैं वो अलग अलग वक्त में काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमम मैं आपको बताऊं अखिलेश की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है, क्योंकि रॉकेट कहाँ से चल रहे हैं,
रॉकेट चल रहे हैं हमास से, जो पिछले कुछ वक्त में हम लगातार देख रहे थे। हमास जो है गाजा की तरफ से फायर करता था रॉकेट, यहाँ से डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार जो है ये उसको डिटेक्ट करता था बहुत जल्दी। और आप ये समझें कि इतना पास में है सब कुछ कि शायद समझने के लिए कि वहाँ पर कब रॉकेट हिट करेगा मुश्किल से 15 से 20 सेकेंड या 30 सेकेंड होते हैं, और उसमें ये डिटेक्ट करता है। कंट्रोल सेंटर तुरंत बताता है कि हाँ यहाँ पर ये इम्पैक्ट होने वाला है। और कई बार जैसे एशकलोन में हमारे साथ हुआ था कि होटल पे रॉकेट गिर गया था, वैसा बहुत कम होता है, लेकिन कंट्रोल सेंटर जो है वो उसको डिटेक्ट करता है कहाँ जा रहा है रॉकेट या मिसाइल। उसके बाद ये जो मिसाइल फायरिंग यूनिट है वो तुरंत अपना जो कंट्रोल सेंटर उसको बताता है, उसके हिसाब से ये फायरिंग करती है। और आसमान में ही अधिकतर आप देखेंगे कि मिसाइल हो रॉकेट हो वो खत्म हो जाता है। ये डिफ्रेंशिएट आमतौर पर नहीं होता, लेकिन ड्रोन कई बार जो है उसके बारे में कहा जाता है कि निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और काफ़ी हद तक जैसा कि 97-98% तक ये कामयाब है। तो सक्सेस रेट इसका काफ़ी हाई है। शुक्रिया कादम्बनी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपने समझाया कि जो आयरन डोम है इजराइल की किस तरह से सुरक्षा कर रहा है। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।